आज हम एक ऐसी कविता की दुनिया में उतरेंगे जो हमारी धरती की आवाज बनती है। कवयित्री निर्मला पुतुल की ये लिखी कविता बूढ़ी पृथ्वी का दुख हमारे प्लैनेट के दर्द को एक आवाज देती है, एक ऐसी आवाज जिसे शायद हम सब सुनना भूल चुके हैं। ये सवाल सच पूछिए तो यही इस पूरी कविता का दिल है। ये सवाल सीधा हमसे है। क्या हमने कभी पेड़ों के उस डर को महसूस किया है? ये एक ऐसी तस्वीर है जो हमें सीधा प्रकृति के एहसास से जोड़ देती है और हमें उसके डर का हिस्सा बना लेती है। तो चलिए कविता के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जो हमें एक ऐसी चीख सुनने को कहता है जिसे हम लगातार नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। जरा सोचिए, यहाँ डर को कितना इंसानी रूप दिया गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बुरे सपनों से डरकर चिल्ला पड़ते हैं, पेड़ भी अपने सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों को देखकर डर से चीख रहे हैं। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ जो हिंसा हो रही है उसका एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। और यहीं पर कविता का असली जादू शुरू होता है। वो हमें देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। अब पेड़ की हिलती हुई टहनियां सिर्फ टहनियां नहीं है, वो मदद के लिए पुकारते हुए हजारों हाथ बन गई हैं। ये इमेज हमें पेड़ के दर्द से सीधे तौर पे जोड़ती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई पेड़ कटता है तो क्या हमें सच में कोई फर्क पड़ता है। और ये दर्द, ये पीड़ा सिर्फ पेड़ों तक ही नहीं रुकती, कवयित्री इसे प्रकृति के दूसरे हिस्सों तक भी ले जाती हैं। जरा इस इमेज को महसूस कीजिए। नदियां जो हमें जिंदगी देती हैं, वो रात के अंधेरे में अपना मुंह छिपाकर रो रही हैं। और क्यों? वजह हम हैं। हम ही तो हैं जो कारखानों का गंदा पानी, कूड़ा कचरा सब कुछ उनमें बहाकर उन्हें एक गंदे नाले में बदल रहे हैं। यहाँ नदी का रोना उसकी पीड़ा को दिखाता है, एक ऐसी पीड़ा जिसे सुनने वाला कोई नहीं है। और ये तबाही देखिए, हर तरफ फैली हुई है। जहाँ पहाड़ शायद सदियों से ध्यान में बैठे थे, उन्हें डायनामाइट के धमाकों से तोड़ा जा रहा है। पत्थरों की चीखें हथौड़ों के नीचे दब रही हैं और हवा, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, वो भी अब जहरीली हो चुकी है। कविता के जरिए प्रकृति का हर कण अपनी पीड़ा बता रहा है। और सबसे दुख की बात जानते क्या है? हम उसी चीज को खत्म कर रहे हैं जो हमें जिंदा रखती है। एक तरफ प्रकृति की पीड़ा है और दूसरी तरफ उसके दिए हुए अनमोल तोहफे। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये हमारे लालच और हमारी लापरवाही को साफ साफ दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये कविता इतना गहरा असर क्यों डालती है? इसका जवाब छिपा है एक लिटरेरी टेक्निक में। ये होता है मानवीकरण, यानी पर्सोनिफिकेशन। मतलब जब किसी बेजान चीज को इंसानी गुण या फीलिंग्स दे दी जाती हैं। कवयित्री ने इसका इस्तेमाल सिर्फ कविता को सुंदर बनाने के लिए नहीं किया है। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है ताकि हम प्रकृति का दर्द महसूस कर सकें, ताकि हम पेड़ों, नदियों और पहाड़ों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ सकें। देखिए, इस तकनीक का असली मकसद हमारे और कुदरत के बीच की दीवार को तोड़ना है। ये हमें सिखाती है कि हम पर्यावरण से अलग नहीं हैं, हम उसी का एक हिस्सा हैं। और जब हम ये महसूस करते हैं तो हम ज्यादा सजग और बेहतर इंसान बनते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने प्रकृति की इस पुकार को सुना भी, या ये सिर्फ एक कविता बनकर रह गई? नहीं, असल दुनिया में उम्मीद की एक किरण भी थी। हाँ, कुछ लोगों ने ये पुकार सुनी। जब प्रकृति ने मदद के लिए आवाज लगाए तो कुछ लोग सच में आगे आए। इससे पता चलता है कि कविता में जो सवाल थे वो सिर्फ सवाल नहीं थे, वो बदलाव के लिए एक बुलावा थे। और यहीं से जन्म हुआ चिपको आंदोलन का। ये कविता में जो दर्द बयान किया गया था, उसका एक सीधा और जीता जागता जवाब था। जब पेड़ मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे तो इन लोगों ने सचमुच उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि प्रकृति की रक्षा करना असल में अपनी ही रक्षा करना है। इस आंदोलन का एक नारा था जो पूरी बात को कितनी खूबसूरती से समझा देता है। क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। मिट्टी, पानी, हवा ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये हमारी जिंदगी की बुनियाद हैं। ये नारा दिखाता है कि वो गांव वाले प्रकृति से अपने गहरे रिश्ते को कितना समझते थे। इस आंदोलन का असर बहुत दूर तक गया। 1973 में ये चमोली से शुरू हुआ। 80 के दशक तक सुंदरलाल बहुगुणा जी की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर हो गया और फिर 1987 में इसे राइट लाइवलीहुड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसने साबित किया कि आम लोग भी मिलकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चिपको आंदोलन तो एक सामूहिक कोशिश थी, लेकिन ये कविता
हमें हमारी पर्सनल जिम्मेदारी के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। देखिए, कविता इशारा करती है कि असली समस्या हमारी अपनी आदतों में है। ये जो हमारी कभी न खत्म होने वाली भूख है और ज्यादा से ज्यादा चीजों को इस्तेमाल करने की हमारी इच्छा, इसी ने इस विनाश को जन्म दिया है। ये कविता हमें अपने इसी लालच पर सवाल उठाने के लिए कहती है। और आखिर में कविता हमें एक बहुत ही तीखे और सीधे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर नहीं, तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। मतलब, अगर हम प्रकृति का दर्द महसूस ही नहीं कर सकते, अगर हम उसकी चीख नहीं सुन सकते, तो क्या हम सच में इंसान कहलाने के लायक हैं? ये सवाल सीधा हमारी इंसानियत पर है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक सवाल पर लाकर खड़ा करता है। कविता ने हमें प्रकृति की आवाज सुनाई, चिपको आंदोलन ने एक रास्ता दिखाया, अब बारी हमारी है। ये सब जानने के बाद प्रकृति की रक्षा के लिए हमारा अगला कदम क्या होगा? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा।